हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 35 देखेंगे और इस लेक्चर में बेसिकली हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 34 में हमने CRR और SLR को काफ़ी डिटेल में देखा था। ओके, तो इस लेक्चर में हम रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन को न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। इनके जितने भी एस्पेक्ट हैं हम हर एक चीज़ को देखेंगे। तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। तो देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक तरह की रेपो ट्रांजैक्शन या रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत RBI हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करती है और जो मनी सप्लाई का जो फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस करके ऑप्टिमल मनी सप्लाई लेवल पे मेंटेन करती है। और ऑप्टिमल मनी सप्लाई पे मेंटेन करने के लिए अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गया है तो उसको रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से सकआउट करके ऑप्टिमल लेवल पे लाना, और अगर मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल से फॉल कर गया है तो रेपो ट्रांजैक्शन करके मनी सप्लाई को ऑप्टिमल लेवल पे लाना। राइट, ये कैसे होता है हम ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर हम रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन करते हैं और इन दोनों ट्रांजैक्शन के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मनी सप्लाई के फ्लक्चुएशन को रोक कर उसे ऑप्टिमल लेवल पे लाना। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ओके, पहले हम इसको ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो ये शायद ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखिए, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम, बिकॉज हम अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को ऑप्टिमल लेवल पे रखना चाहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और मान लीजिए जो इकोनॉमी के लिए ऑप्टिमल मनी सप्लाई है वो ये लाइन है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमल मनी सप्लाई लेवल। अब ऑप्टिमल मनी सप्लाई से क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा रखा है कि ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जो M3 है या मनी सप्लाई जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के इक्वलेंट होना चाहिए। यानी कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी वैल्यू या वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज के वर्थ के इक्वलेंट या उनके आसपास हमारा मनी सप्लाई लेवल है तो उसे ऑप्टिमल मनी सप्लाई कहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है तो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके वर्थ से अगर काफ़ी ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा या उससे ज़्यादा मनी सप्लाई जब भी बढ़ेगा तो वो सिर्फ इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्टिमल मनी सप्लाई ये लाइन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई की सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वो इस ऑप्टिमल लेवल के आसपास होगा। राइट, अब मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ओके, और फिर मान लीजिए कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाती है। ठीक है, तो जब भी हमारी तो जो रेड कलर है, दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकली मनी सप्लाई लेवल है। अब देखिए, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा है, लेट मी चेंज द कलर, हम ग्रीन सेलेक्ट करते हैं, और ये जो यहाँ पे ये जो माउंटेन बन रहा है, लेट्स इस क्रेस्ट को हम कहते हैं A, और ये जो ट्रॉफ या वैली बन रहा है इसको हम कहते हैं B। तो देखिए, जो A है यहाँ पर क्या है कि जो मनी सप्लाई, जो एक्चुअल मनी सप्लाई है वो ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा मनी सप्लाई की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है,
इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ये जो मनी सप्लाई है इसको हमें रिड्यूस करके ऑप्टिमल लेवल पे लाना होगा। तो इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमी से जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको सक आउट करना है। यानी अगर हम पॉइंट ए या सिचुएशन ए को कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं कि RBI हैज़ टू सक आउट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम इकोनॉमी। यानी RBI को इकोनॉमी से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को निकालनी होगी। वो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है अगर हम उसे हटा दें तो हम ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएंगे। तो अगर RBI को इकोनॉमी से मनी सप्लाई सक आउट करनी है या फिर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी निकालनी है तो RBI रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन करती है। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि RBI बैंकों को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है और बैंकों से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स। ये क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो RBI शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स ये बैंकों को बेचती है और बैंकों और उस ट्रेजरी बिल के बदले बैंक्स पैसा देते हैं RBI को एट रिवर्स रेपो रेट। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक RBI को पैसे देते हैं अगेंस्ट दिस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को प्लेज करके या बेच कर, ठीक है, अगर RBI रिवर्स रेपो रेट पे मनी को सक आउट करता है तो देखिए जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है ये हम रिड्यूस करके ऑप्टिमल लेवल पे ला देंगे। और जो पोजीशन बी है, जो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो गया। अब इकनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है जब भी रिसेशन या स्लो डाउन होता है। बिकॉज देखिए रिसेशन आता ही क्यों है, रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रोडक्शन फॉल करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अगर प्रोडक्शन फॉल कर रही है तो यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस गिरेंगी, तो प्रोडक्शन भी फॉल करेगा, सप्लाई भी फॉल करेगा। और अगर इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है तो वो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ मनी सप्लाई, यानी अगर मनी सप्लाई कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर प्रोडक्शन गिर रहा है इसका मतलब है कि स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है या इनफ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, या जो भी आप कह लीजिए कि इकॉनमी में लिक्विडिटी क्रंच है क्योंकि सप्लाई साइड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फर्म्स बियर नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उनके पास फंड्स नहीं हैं टू डू द प्रोडक्शन। तो एनी हाउ जब भी रिसेशन होता है तो आप कंज्यूमर साइड से भी देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है, प्रोड्यूसर के साइड से देखेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उनको सस्टेन करना। तो जब भी रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो मनी सप्लाई कम होती है, प्रैक्टिकली मनी सप्लाई कम होती है इकॉनमी में। तो अगर इकोनॉमिक को स्लो डाउन या रिसेशन से बाहर निकालना है तो हमें यहाँ पे मनी सप्लाई पॉइंट बी पे मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। और मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो RBI करती है रेपो ट्रांजैक्शन। रेपो ट्रांजैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि RBI बैंक को पैसा देती है, यानी बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI को बेचते हैं, बदले में RBI बैंकों को पैसा देता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, यानी कि बैंक को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक आफ्टर 14 डेज और आफ्टर 1 मंथ बैंक को वापस से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना होता है। और बैंक जो इंटरेस्ट रेट पे करती है RBI को इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान, उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। और ये कैसे काम करता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस आप समझिए कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यही होता है कि अगर इकॉनमी में ये ऑप्टिमल मनी सप्लाई लेवल है और मतलब इतना होना चाहिए, ऑप्टिमल मनी सप्लाई लेवल अगर जो ब्लैक लाइन है इतना होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली मनी सप्लाई कुछ इस तरह से होता है फ्लक्चुएटिंग। अगर मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है इट्स ओके, पर अगर ज़्यादा मनी सप्लाई होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको हटाने के लिए रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। और अगर मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा फॉल करती है
तो इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन को रोकने या इकोनॉमिक रिकवरी या इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए रेपो ट्रांजैक्शन के तहत आरबीआई इकॉनमी में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करती है, लिक्विडिटी को बढ़ा देती है या मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। अब ये जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दौरान ये जो भी रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं इनको रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन को डिटेल में पढ़ाऊँगा। सो चलिए देखते हैं कि रेपो रेट या रेपो ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो हमारा इस लेक्चर में जो पहला मेन टॉपिक है वो है रेपो ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन, राइट, रेपो ट्रांजैक्शन। अब ये रेपो ट्रांजैक्शन का मैं आपको डेफिनेशन दूं या थ्योरेटिकली बात करें उससे पहले इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक बार हम इसकी फंक्शन ये कैसे काम करता है, अगर हम एक बार इसकी प्रोसेस को समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए डेफिनेशन बनाना आसान हो जाएगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल। रेपो ट्रांजैक्शन जो होता है, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। रेपो ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम? ये जो रेपो वर्ड है इसमें आर ई का मतलब होता है पी स्टैंड्स फॉर परचेज, री परचेज ऑप्शन, या फिर हम इसी को बोलते हैं री परचेज एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन। यानी जो रेपो ट्रांजैक्शन है ये एक तरह का रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब रीपर्चेज एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है उसको हम अभी समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर बैंक है, ठीक है, ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक है। ओके, सो दिस इज़ पीएनबी बैंक और यहाँ पे है आरबीआई। ओके, अब देखिए रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो बैंक है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचती है। कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म जीसेक। और शॉर्ट टर्म जीसेक का एग्जांपल क्या होता है? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो होते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज की होती है। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज की होती है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी ट्रेजरी बिल्स आरबीआई को बेचा। बदले में इन ट्रेजरी बिल्स के बदले में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को पैसे दिए। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है तो आरबीआई हैज़ टू पे, एंड आरबीआई लेट सपोज आरबीआई विल पे 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये तो ट्रांजैक्शन का एक पार्ट हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन में आता है रीपर्चेज एग्रीमेंट या रीपर्चेज ऑप्शन। उसमें देखिए क्या होता है। ओके, विच कलर? ओके, लेट्स सेलेक्ट रेड। अब होता क्या है कि जब ये रेपो ट्रांजैक्शन होता है ना, यानी जब पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचा, आरबीआई ने उसके बदले बैंक को 100 करोड़ रुपए दिए। इस ट्रांजैक्शन के दौरान रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन बैंक एंड आरबीआई। सो हम कह सकते हैं, सो लेट्स राइट, यहाँ पे लिखते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन repurchase agreement is signed between the bank
एंड आरबीआई। तो अब इस रीपर्चेज एग्रीमेंट के क्या फीचर होते हैं देखिए। रीपर्चेज एग्रीमेंट का क्या मतलब है, इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि ये जो बैंक है, दिस बैंक शैल repurchase these short-term government securities at predetermined rate and predetermined date। ओके, तो जो रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन हुआ है वो क्या कहता है कि बैंक ने शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचा, बदले में 100 करोड़ लिया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसके तहत बैंक को वापस से ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी ये शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेजरी बिल्स हैं इनको वापस से बैंक को खरीदना होगा, ठीक है। और ये जो परचेज होगा वो प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से, जब ये ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा हुआ, जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, उसी समय ये तय हो गया था कि बैंक आरबीआई से वापस से इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी एट ए प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट। अब ये डेट जो होता है ये जो टाइम पीरियड होता है ये यूजुअली 14 डेज़ या 1 मंथ का होता है। तो यहाँ जो प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड होता है वो 14 डेज़ या फिर 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। यानी कि बैंक ने अगर 14 दिन के लिए लोन लिया है फोर्टनाइट बेसिस पे, तो जैसे ही 14 दिन पूरा हो जाएगा तो जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा प्री डिटरमिन्ड डेट, जिस दिन बैंक को वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना होगा। और ख़रीदते समय बैंक विल पे अ प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट, बैंक को एक प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा आरबीआई को, और उसी प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। और इस रेपो रेट को कौन फिक्स करता है? आरबीआई, ठीक है। तो बैंक को पता होती है, यानी ये रेट पहले से फिक्स होती है। अगर आज की डेट की बात करें तो करेंटली जो हमारा रेपो रेट है, करेंटली हमारे रेपो रेट की वैल्यू है 6.5%, ठीक है। ये प्रेजेंट रेपो रेट की वैल्यू है। तो रेपो ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई भी बैंक अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको कि हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, वो आरबीआई को बेचती है, आरबीआई बदले में पैसा देती है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के दौरान एक रीपर्चेज एग्रीमेंट भी साइन होता है बैंक और आरबीआई के बीच में, और उस रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड दैट कैन बी 14 डेज और अ मंथ, जितने भी टाइम पीरियड के लिए बैंक लोन ले रहा है, 14 दिन या 1 महीने बाद बैंक को वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होंगी आरबीआई से। और आरबीआई को, जब आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे तो ये आरबीआई को फिर पैसे वापस करेंगे। तो जो ये पैसा वापस करेंगे वो 100 करोड़ प्लस उस पे ये 6.5% का रेपो इंटरेस्ट पे करेंगे उस गिवन टाइम पीरियड के लिए। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। और देखिए कि बैंक और इसी रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। बैंक जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स लेती हैं 7 दिन, 14 दिन या 1 महीने के लिए, बैंक्स जो लोन लेती हैं आरबीआई उनको वो जो लोन देता है वो रेपो रेट पे देता है या फिर पॉलिसी रेट पे देता है, राइट। और देखिए बैंक्स लोन क्यों लेती हैं? देखिए बैंकों के पास जब भी लिक्विडिटी क्रंच आता है, जैसे मान लीजिए बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, तो बैंक आरबीआई से 7 दिन, 14 दिन या 1 महीने के लिए लोन लेगी थ्रू रेपो ट्रांजैक्शन। या फिर मान लीजिए बैंक के पास कोई लोन डिमांड आता है और बैंक के पास फ़िलहाल में उतना लिक्विड कॉर्पस फंड नहीं है, तो वो आरबीआई से लोन लेके लेंडिंग कर देगी, ठीक है। या मान लीजिए ढेर सारे डिपॉजिटर्स आ गए और उनका विड्रॉवल डिमांड बैंक को फुलफिल बैंक कर रही है पर उसको लिक्विडिटी क्राइसिस होने वाली है, तो भी वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो अगर बैंक को अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी है आइदर टू फुलफिल विड्रॉवल डिमांड और टू गिव न्यू लेंडिंग्स टू द फर्म, बैंक्स
रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू आरबीआई से लोन लेती है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। और ये जो लोन प्रोसेस है इसमें क्या है कि जब भी बैंक वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो आरबीआई को, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीद रही तो आरबीआई को पैसे पे करने पड़ेंगे और उस पैसे पे वो रेपो इंटरेस्ट रेट जितने टाइम के लिए लोन था उस टाइम पीरियड के लिए रेपो रेट पे जो भी इंटरेस्ट बनता है दैट 100 करोड़ प्लस दैट अमाउंट बैंक विल पे टू आरबीआई। तो अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, लेट्स अंडरस्टैंड कि रीपर्चेज, जब बैंक रीपर्चेज करेगा तो बैंक को आरबीआई को 14 दिन बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बैंक ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो आरबीआई से लोन लिया था उस लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 CR। बैंक ने कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया, टाइम पीरियड ऑफ लोन इज 14 डेज। और इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो रेट। और ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई बनाती है, ठीक है, इसी को पॉलिसी रेट, और ये पहले से बैंकों को पता होता है, इसीलिए हमको बोलना है प्री डिटर्मिन्ड रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 6.5%। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि इन वैल्यूज़ पे कितना बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 CR इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, टाइम पीरियड 14 डेज। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 14 डेज में 14/365 इतना ईयर होगा, डिवाइडेड बाई 100। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मैंने कर रखा है, ये वैल्यू निकल कर आएगी 24,93,000। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी रुपीज़ 24,93,150 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, प्री डिटर्मिन्ड रेट क्या था, रेपो रेट, और प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड क्या था, 14 डेज। अगर ये लोन 14 डेज के लिए था तो अब हम कह सकते हैं कि आफ्टर 14 डेज, ओके लेट्स सेलेक्ट, तो आफ्टर 14 डेज रीपर्चेज एग्रीमेंट फुलफिल होगा। आफ्टर 14 डेज ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे ये बैंक है, दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक PNB, और ये रहा हमारा आरबीआई, ठीक है। और रेपो ट्रांजैक्शन में जो रीपर्चेज एग्रीमेंट था अब वो 14 दिन बाद फुलफ़िल करना है। तो बैंक क्या है कि बैंक आरबीआई से अब अपना जो भी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको ख़रीद लेगी। और यहाँ मैंने शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोला ट्रेजरी बिल्स, और बदले में अगर बैंक सिक्योरिटी खरीद रही है तो आरबीआई को पैसे पे करेगी। पर यहाँ जो फंड वो आरबीआई को पे करेगी वो है जो उन्होंने 14 दिन पहले प्रिंसिपल अमाउंट 100 करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट आया है रेपो रेट के हिसाब से वो, यानी कि 100 करोड़ प्लस रुपीज़ 24,93,150, इतना रुपए। यानी फाइनली आरबीआई को, अगर हम बोले फाइनली आरबीआई को कितना पैसा मिलेगा, तो आरबीआई विल फाइनली रिसीव 100 करोड़ 24,93,150 रुपीज़, या 100 करोड़ को आप 1 अरब कह लें तो 1,24 लाख, यानी 1,24,93,150 रुपीज़। इतना पैसा आरबीआई को मिलेगा आफ्टर 14 डेज। यानी कि जब भी रेपो ट्रांजैक्शन होगा तो इसके 2 पार्ट होते हैं, ओके। हमेशा रेपो ट्रांजैक्शन में 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जिसमें कि बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचा और बदले में आरबीआई ने बैंक को उस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले पैसे दिए। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में जो दूसरा पार्ट होता है वो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक लोन ले रहा है उस टाइम पीरियड के बाद बैंक को रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। यानी कि बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदेगी और आरबीआई को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस प्रिंसिपल अमाउंट पे रेपो रेट से बनने वाला इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर ये 14 दिन के लिए ट्रांजैक्शन हुआ था तो बैंक कितना वापस करेगा, 100 करोड़ प्लस
14 दिन के लिए 6.5% के हिसाब से 100 करोड़ पे इंटरेस्ट आएगा, 24,93,150 रुपये। तो फाइनली आरबीआई को क्या मिलेगा, 1,24,93,150। तो और ये है रेपो ट्रांजैक्शन का पार्ट 2। सो दिस इज़ पार्ट 2। और यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये रेपो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जब भी रेपो ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक रीपर्चेज एग्रीमेंट से पहले वाला पार्ट, जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले, पर इस लोन की शर्त ये होती है कि बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदनी होगी रेपो रेट पे और उस लोन पीरियड के बाद। और जब वो बैंक फुलफ़िल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर रेपो रेट के हिसाब से उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जब आरबीआई को पे करती है तो ये ट्रांजैक्शन फुलफ़िल हो जाता है। इसी को बोलते हैं रेपो ट्रांजैक्शन। और रेपो ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट है। तो हम अब क्या कह सकते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ रेपो रेट, अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज़ रेपो रेट, तो इन शॉर्ट रेपो रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव लोन टू बैंक्स अगेंस्ट दिस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आसान भाषा में अगर हम बोले तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये हमारा रेपो रेट हो गया, ठीक है। और रेपो रेट को हम रीपर्चेज ट्रांजैक्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट, तो जब भी रेपो रेट से ट्रांजैक्शन होगा तो उसके 2 पार्ट होंगे, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब मैंने बता दिया। अब लेट्स सी, अब देखिए अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेपो ट्रांजैक्शन। इम्पैक्ट ऑफ रेपो ट्रांजैक्शन या इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए इफ आरबीआई इंक्रीजेज, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, ठीक है, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंकों को जो आरबीआई से लोन मिल रहा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन एवर आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट, बैंक्स हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट्स। और अगर आरबीआई से लोन पे अगर बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है तो जो बैंकों की विलिंगनेस टू बोरो, ये रिड्यूस हो जाती है। क्यों, देखिए होता क्या है, अगर बैंक को कोई लोन देना है और बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है तो उसने रेपो रेट पे आरबीआई से लोन लिया और इकॉनमी में लेंडिंग किया। अब बैंक ने आरबीआई से लोन लिया 6.5% पे, लेकिन जो मार्केट में वो किसी फर्म को लोन देंगे वो 11 या 12% पे देंगे। तो वो जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट है। लेकिन मान लीजिए आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देती है तो बैंक को 14 दिन या 1 महीने बाद ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो अगर बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है तो बैंक अपने लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी वो भी ज़्यादा चार्ज करेगी। तो अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो भी फर्म है या जो इंडिविजुअल बोरो करना चाह रहा है वो बोरो नहीं करेगा या उसकी बोरोइंग विलिंगनेस ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ रेपो रेट बढ़ने से बैंक को जो भी प्रॉफिट मिल रहा था लेंडिंग पे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर बैंक भी आरबीआई से कम बोरो करती हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब इसी का उल्टा क्या होगा, यानी जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है आरबीआई के लोन पे, तो बैंक बोरो नहीं करना चाहती हैं। साथ ही साथ अगर बैंक बोरो करेगी तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी किसी फर्म के लोन पे, तो फिर फर्म्स बोरो नहीं करना चाहते, तो ओवरऑल इकॉनमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो वी कैन से दैट इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सो व्हेन एवर आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट तो इसका
इम्पैक्ट ये आएगा कि इकॉनमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज फिर बैंक्स लोन नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो हायर इंटरेस्ट पे देंगे, तो कोई फर्म नहीं लेगा या इकॉनमी में लोग लोन नहीं लेंगे, तो ओवरऑल मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। ये पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट देखिए, इफ़ आरबीआई, अगर आरबीआई रेपो रेट को घटा देती है, अगर आरबीआई रेपो रेट को घटाएगी तो बैंक्स को जो आरबीआई से लोन मिल रहा है उस पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर बैंक को कम इंटरेस्ट पे करना है तो बैंक की जो बोरोइंग्स है वो बढ़ जाएंगी। सो इट विल इंक्रीज बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो जब भी रेपो रेट कम होता है तो बैंकों की आरबीआई से बोरोइंग बढ़ जाती है, और जब बैंक ज़्यादा बोरो करेगी तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी या बैंक जो है वो ज़्यादा लोन्स इकॉनमी में देगी, और अगर ज़्यादा लोन इकॉनमी में जाएगा तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। यानी जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई घटता है, जब भी आरबीआई रेपो रेट को घटाएगी तो बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेते हैं, इकॉनमी में ज़्यादा लोन देते हैं, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ता है। अब आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। अब यहाँ पे समझते हैं रेपो ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने क्या बोला था, ये ब्लैक ऑप्टिमल मनी सप्लाई लेवल है। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई गिर गया है यानी पॉइंट बी, तो अगर आरबीआई अपने रेपो रेट्स को कम कर देगी तो बैंक्स आरबीआई से लोन लेंगे, इकॉनमी में लोन देंगे। तो जब भी यहाँ पर पॉइंट बी पे अगर ये सिचुएशन है तो आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी, तो बैंक्स आरबीआई से लोन लेकर इकॉनमी में लोन देंगे, तो ये मनी सप्लाई बढ़कर वापस से ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएगी। ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे तो रेपो ट्रांजैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई ने बैंक को लोन देके पैसे बढ़ा दिए, और रिवर्स रेपो में जस्ट उल्टा होता है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ी हुई है तो आरबीआई बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के पैसा सक आउट कर लेता है, यानी इस बढ़ी हुई मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। तो अगला हम देखने वाले हैं रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। सो द सेकेंड जो हमारा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है आरबीआई का, इस लेक्चर में जो देखेंगे वो है रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। और आप बात समझिए कि इस ट्रांजैक्शन रेपो ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट रेट है उसे रेपो रेट कहते हैं या पॉलिसी रेट। उसी तरह से जब भी हम रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है ये तो रेपो ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे जस्ट सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर आरबीआई है। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अब आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बैंक जो हैं वो आरबीआई को पैसे दे देंगी। ठीक है, फंड्स दे देंगी। ठीक है। और देखिए यहाँ भी आरबीआई, और ये भी एग्रीमेंट में रीपर्चेज ही होता है, बिकॉज आरबीआई ने, देखिए अगर इकॉनमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन आरबीआई कब करती है, जब भी इकॉनमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होता है। अगर इकॉनमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है या इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो इस मनी सप्लाई को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें इकॉनमी से पैसे को सक आउट करना होगा। पैसे को सक आउट करना है तो आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है और बदले में बैंक पैसा देती हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये भी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ये भी प्री डिटरमिन्ड
ये भी प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी फॉर 7 डेज, 14 डेज या फिर 1 मंथ, ओके। तो यहाँ भी प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड होता है और प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट होता है, और वो जो प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट है वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट RRR, ठीक है। यानी RBI ने बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, और अभी अगर मैं अभी की बात करूं एट प्रेजेंट टाइम जो भी हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो है आई थिंक 3.35%। तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। तो अब होगा क्या कि RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को बेचा, और बैंक ने मान लीजिए RBI ने 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी, ठीक है। तो RBI ने 100 करोड़ की शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी ट्रेजरी बिल्स बेचा, और बैंक ने 100 करोड़ RBI को दिया। अब ये भी रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए RBI ने ये लोन लिया है उस टाइम पीरियड के बाद होगा क्या, उस टाइम पीरियड के बाद ये सिचुएशन बनेगी, ग्रीन वाली सिचुएशन बनेगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बैंक और यहाँ होगी RBI। अब रीपर्चेज एग्रीमेंट पूरा होने के लिए होगा क्या कि RBI वापस से अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेगा जो कि ट्रेजरी बिल्स हैं। तो RBI वापस से अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर लेगा, और बैंक को क्या पे करेगा, बैंक को वो पे करेगा, पहले तो बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट देगा दैट इज़ 100 CR। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3.35% इंटरेस्ट ऑन 100 करोड़ फॉर गिवन टाइम पीरियड। से फॉर एग्ज़ाम्पल RBI ने 14 दिन के लिए अगर लोन लिया था 14 डेज़ के लिए, तो होगा क्या कि 14 दिन बाद RBI वापस से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से ख़रीदेगा, तो बैंक को कितना पैसा वापस करेगा, 100 करोड़ जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, और इस 100 करोड़ पे 14 दिन के लिए 3.5% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनेगा, तो वापस से आप कैलकुलेट कर लीजिए 100 करोड़ इंटू 3.35% इंटू 14/365 डेज़ और डिवाइडेड बाई 100, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा 100 करोड़ प्लस दैट इंटरेस्ट RBI बैंक को वापस कर देगी। अब रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से हो क्या रहा है, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इन रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, और वी कैन से दैट, लेट मी सेलेक्ट दिस येलो। तो मैं बोलूँ अगर ये जो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन है, इस रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या हुआ, इस रेपो ट्रांजैक्शन में हुआ है कि RBI ने 14 दिन या 7 दिन या 1 महीने के लिए हमारी इकोनॉमी से मनी सप्लाई को सक आउट कर लिया, ओके। RBI ने क्या किया, हमारे इकोनॉमी से 14 दिन के लिए मनी सप्लाई को या एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सक आउट कर लिया। तो इससे होगा क्या कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए मैंने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आपको ये बताया ये बात कि देखिए, अगर इकोनॉमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी यानी पॉइंट है, तो इससे इन्फ्लेशन होगा, और अगर इस पैसे को इकोनॉमी से हटाना है तो RBI करेगी क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के बैंकों से पैसा ले लेगी। लेकिन ये जैसे ही मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएगा, और फिर बैंक RBI करेगी क्या, वापस से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी और बैंकों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी रिवर्स रेपो रेट है उतना इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट पे पे कर देगी, और ट्रांजैक्शन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा।
तो जब भी रेपो ट्रांजैक्शन होता है तो वो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन भी एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है। रेपो ट्रांजैक्शन बैंक आरबीआई से लोन लेता है एक रीपर्चेज एग्रीमेंट पे, जबकि रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों से लोन लेता है रीपर्चेज एग्रीमेंट पे। तो रेपो ट्रांजैक्शन होता है मनी सप्लाई या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होता है इकोनॉमी से मनी को सक आउट करने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी को कम करने के लिए। अब देखिए कि अगर अब हम बोलें कि अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है, इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज द रिवर्स रेपो रेट, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी तो इसका मतलब है कि बैंक जो आरबीआई को लोन दे रहे हैं उस लोन पे बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास ही रख देंगे, बिकॉज आरबीआई तो उनके लिए सेफेस्ट लोन है और ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फंड आरबीआई के पास रख देंगे। और तो बैंक इकॉनमी में फॉर्म्स, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कर देती है 5% या 6%, तो बैंक, अगर बैंकों को पब्लिक डिपॉजिट पे 4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए आरबीआई ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, कि 7% कर दिया, तो बैंक इकॉनमी में लोगों को और कंपनीज को लोन देने के बजाय बैंक अपना सारा पैसा उठा के आरबीआई को लोन दे देंगे, मतलब जितना वो दे सकते हैं, सो दैट कि उनको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है तो बैंक्स कीप देयर फंड्स विथ आरबीआई, और अगर बैंक्स आरबीआई के पास अपना फंड्स रख देंगे तो वो इकॉनमी में कम लोन देंगे, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू बढ़ाती है तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी तो इसका इम्पैक्ट होता है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई घट जाएगा। और फिर अगर आरबीआई ये जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट को घटा देगी, यानी बैंकों को अपने लोन पे कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक फिर आरबीआई के पास पैसे नहीं रखना चाहेंगे। ठीक है, आरबीआई बैंकों को लोन नहीं देंगे तो वो इकॉनमी में लोन देंगे, तो उस केस में इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से काम करता है, राइट। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक अपने फंड्स को आरबीआई के पास रख देते हैं, बिकॉज उनको अपने लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर वो इकॉनमी में लेंडिंग नहीं करेंगे तो इकॉनमी में मनी सप्लाई गिर जाएगी। तो अगर इकॉनमी में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है और उसको हटाना है, रिड्यूस करना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर थ्रू रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी को ऑप्टिमल लेवल पे लाती है। और अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो रिवर्स रेपो रेट को घटा के रखेगी, लाइक 3.35% पे रखेगी, इतना कम रखेगी कि बैंक आरबीआई को लोन ही नहीं देना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो इकॉनमी में लोन देंगे। ठीक है, और देखिए रेपो ट्रांजैक्शन में अगर आरबीआई रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी तो फिर बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, बिकॉज क्या करेंगे लोन लेके जब आरबीआई को ही ढेर सारा इंटरेस्ट पे करना है तो, और उतना सारा इंटरेस्ट पे करने के बाद उनको कुछ बचेगा नहीं, और अगर वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कोई इकॉनमी में लोन लेगा नहीं। ओके, तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस लेक्चर में देखिए हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पढ़ा। ये दोनों इंटरेस्ट रेट हैं। रेपो रेट जो है ये एक प्री डिटर्मिन इंटरेस्ट रेट है जो कि रेपो ट्रांजैक्शन पे लगता है, और रिवर्स रेपो रेट भी एक प्री डिटर्मिन रेट है जो कि रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन पे लगता है। ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स करती है, और बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं वो ज़्यादातर रेपो रेट पे आरबीआई देती है, इसीलिए इस रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। तो पॉलिसी रेट या रेपो रेट आरबीआई की मेन मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन की एक तरह से फैसिलिटी है जिसके तहत
आरबीआई मनी सप्लाई को ऑप्टिमल लेवल पर रखने का प्रयास करती है। तो अगर इकोनॉमी मनी सप्लाई ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से आरबीआई मनी को सक आउट कर लेती है, और अगर मनी सप्लाई फॉल करेगा तो रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू बैंकों को लोन देके बढ़ा देती है। रेपो ट्रांजैक्शन एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसमें कि बैंक आरबीआई को शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, आरबीआई बैंक को पैसा देती है, पर एग्रीमेंट साइन होता है कि वापस से बैंक लोन पीरियड के बाद ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी और आरबीआई को 100 करोड़ प्लस इस पे जो भी रेपो रेट है उतना इंटरेस्ट रेट पे करेगी। और कैलकुलेशन हमने 100 करोड़ का एग्जांपल लिया, 14 दिन का टाइम पीरियड, रेपो रेट 6.5%, तो यानी कि 14 दिन बाद बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदनी होगी और आरबीआई को 1 अरब के बदले 1,24,93,150 रुपये पे करना होगा। तो ये जो 24,93,150 रुपये है ये आरबीआई की प्रॉफिट है। अब आप सोचिए कि रेपो ट्रांजैक्शन में आरबीआई ने सिर्फ 14 दिन के अंदर 25 लाख रुपए कमा लिए। तभी तो आरबीआई के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आरबीआई के पास ह्यूज फंड है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट। जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक लोन नहीं लेना चाहते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो अगर बैंक लोन नहीं लेंगे तो इकॉनमी में लोन्स नहीं देंगे तो मनी सप्लाई गिरेगी। अगर आरबीआई रेपो रेट को घटाएगी तो बैंक्स लोन लेके इकॉनमी में लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में सेम ये भी एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है, प्रोसेस उल्टा होता है। यहाँ पे आरबीआई लोन लेती है बैंकों से, तो आरबीआई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, बैंक से लोन लेती है और लोन पीरियड के बाद वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है और बैंकों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी रिवर्स रेपो रेट है उतना इंटरेस्ट रेट पे करती है। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन हम मनी सप्लाई को सक आउट करने के लिए करते हैं टू कर्ब द इन्फ्लेशन, और जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं टू गेन हायर इंटरेस्ट, और जब भी रिवर्स रेपो रेट गिरता है तो बैंक आरबीआई को लोन नहीं देते हैं तो इकॉनमी में देते तो मनी सप्लाई बढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक मैंने रेपो और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन और ये इकॉनमी में ऑप्टिमल मनी सप्लाई के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर नंबर 36 में हम पढ़ने वाले हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।